गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। मैं थोड़ा सा लेंस को साफ़ कर लेता हूँ क्लास से पहले, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन पे मैंने क्लास छोड़ी थी। सवाल था कि रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि किसी यौगिक में 10 ग्राम आयरन क्लोराइड में 3.435 ग्राम आयरन और 6.565 ग्राम क्लोरीन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। और क्वेश्चन में ही हमें इस प्रश्न के लिए काम में लेने के लिए आयरन का और क्लोरीन का मोलर परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। हम उसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले आप एलिमेंट ले लो। एक आपके पास में आयरन है, दूसरा आपके पास में क्लोरीन है। फिर उसका प्रतिशत संगठन निकाल लो। तो आपने देखा कि 3.435 ग्राम है 10 ग्राम में से, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। एक 10 जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 34.35 प्रतिशत आ जाएगा। ऐसे अगर क्लोरीन को कैलकुलेट करें, क्लोरीन का 6.565 है, इसमें 10 का भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो तो इसका 65.65 प्रतिशत आ जाएगा। हमने एलिमेंट का प्रतिशत संगठन निकाल लिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रतिशत संगठन में परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं। तो प्रतिशत संगठन बट्टा मोलर परमाणुवीय द्रव्यमान 34.35 में आपने भाग देना है 55.8 का, और इसी तरीके से 65.65 में हमें भाग देना है 35.5 का। जब आप 34.35 में भाग देते हो 55.8 का, तो वैल्यू आती है 0.6155 0.6155। और जब इसमें भाग देते हो तो वैल्यू आती है 1.8492 1.8492। बेटे अब हम करेंगे मान बट्टा न्यूनतम मान बट्टा न्यूनतम मान। तो यहाँ तो न्यूनतम मान ये है, अब इसके अंदर तो इसी का भाग देना है 0.6155, वैल्यू आएगी 1। और जब आप 1.8492 में भाग दोगे 0.655 का, तो आप समझ सकते हो दशमलव को एक इधर खिसका लो, दशमलव को आप इधर खिसका लो, 18/6 लगभग कितना आ गया, 6×18 3 बार, तो अप्रोक्सीमेट आएगा 3। तो इस मान के आधार पर हम इसका मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। तो बेटा जो मान आया उसके हिसाब से तो Fe तो 1 है और Cl कितने हैं, 3 है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, FeCl3। ये क्वेश्चन हो गया आपका, सिंपल सा सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कोशिश की होगी तो ये हो भी गया होगा उस दिन। अब इसके बाद आगे आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, सीमांत कारक और अतिरिक्त कारक की। पहले हम बात करते हैं सीमांत कारक। डेफिनेशन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले खर्च होने वाला अभिकारक
कह दो या क्रिया कारक कह दो, ही सीमांत कारक कहलाता है। सीमांत कारक कहलाता है। सीमांत कारक के बाद में आता है बेटा अतिरिक्त कारक। अतिरिक्त कारक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में शेष बचने वाला अभिकारक ही अतिरिक्त कारक कहलाता है। और इन दोनों डेफिनेशंस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें सब एक न्यूमेरिकल है 100 ग्राम बेंजीन की क्रिया 100 ग्राम नाइट्रिक अम्ल से करवाने पर नाइट्रोबेंजीन बनती है, तो सीमांत कारक व अतिरिक्त कारक बताइए। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। बहुत सरल से क्वेश्चन है, बहुत सरल सी बातें हैं। सवाल देखिए पहले तो। आपका क्वेश्चन कहता है 100 ग्राम बेंजीन की क्रिया सौ ग्राम नाइट्रिक अम्ल से करवाई गई, तो सीमांत कारक तथा अतिरिक्त कारक को पहचानिए। ये आपका सवाल है कि इनमें से कौन सा सीमांत कारक है और कौन सा अतिरिक्त कारक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो इसका सॉल्यूशन समझो। बेंजीन होती है C6H6। बेंजीन क्या होती है? C6H6। और संरचना क्या होती है? PA। कार्बन 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 कार्बन, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड लगे होते हैं, प्रत्येक कार्बन के साथ एक H लगा होता है, और ये पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, इसलिए मैंने सर्कल बना दिया यहाँ पे। ये अनुनादी संरचना बनाई है बेंजीन की। अब मैं इस रिएक्शन को समझाने के लिए बेंजीन का किसी एक कार्बन का H शो कर लेता हूँ। मान लीजिए इस कार्बन का मैंने H शो कर लिया, ताकि मैं आपको रिएक्शन समझा सकूं। ये आपकी है बेंजीन, इसने रिएक्शन की नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। और इसकी संरचना होती है HON। इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन और जुड़े रहते हैं, तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया NO2। ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। इन दोनों की हुई रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो यहां से निकल गया बेटा एक जलकाणु, ये H, और यहां से निकला OH, यहां से निकला H2O। जलकाणु निकल गया। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो इस कार्बन पे ये NO2 जुड़ गया, ये बेंजीन रिंग पे जुड़ गया NO2। साथ में चलो यहाँ लिख देता हूँ H2O जो निकला वो।
तो ये बन गया आपका नाइट्रो बेंजीन। अब इसने सवाल में दिया है 100 ग्राम बेंजीन है और 100 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है, दोनों की मात्रा 100-100 ग्राम दे रखी है। इस रिएक्शन को इकट्ठा भी लिखा जा सकता था और वो इस तरीके से लिखा जा सकता था, C6H6 ने HNO3 से क्रिया की और C6H5NO2 बनाया और साथ में बनाया H2O। लेकिन बेटा रिएक्शन कैसे हुई, कैसे क्या बॉन्ड टूटा, कैसे बना, ये सब समझाने के लिए मैंने रिएक्शन को डिस्क्राइब करके लिख दिया। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। उसको देखो, आप देखो, फोकस करो कि कार्बन का भार है 12, तो 6 का 72 हो गया, 12 गुणा 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है तो 6 का 6 ग्राम हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 72 और 6 78 ग्राम बेंजीन आ गया। HNO3 की बात कर लेते हैं। HNO3 की बात करूं तो 1 ग्राम नाइट्रोजन का 14 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन का 14 ग्राम नाइट्रोजन का 3 ऑक्सीजन प्रत्येक का 16, तो 16 3 48 और 1 49, 49 और 14 63 हो गए, तो इसका भार आ गया 63 ग्राम। वैसे तो बेटा इस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना कर देने से हमें पता चल जाएगा कि जब 78 ग्राम बेंजीन खर्च होती है तो 63 ग्राम नाइट्रिक अम्ल खर्च होता है। दोनों की मात्रा 100-100 ग्राम है, तो नाइट्रिक अम्ल तो बाद में खर्च होगा, क्योंकि जब ये 78 ग्राम खर्च हो गया तो ये 63 ग्राम बचा, 63 ग्राम खर्च हुआ, यानी कि 27 ग्राम बचा। इधर कितना बचा, तो अब आप इसको देख के ही समझ सकते हो। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो देखो। अठहत्तर ग्राम बेंजीन से HNO3 क्रिया करता है 63 ग्राम। 78 ग्राम बेंजीन से HNO3 क्रिया करता है, कितना करता है भाई, 63 ग्राम। तो 1 ग्राम बेंजीन से HNO3 क्रिया करेगा, कितना करेगा, 63/78, और 100 ग्राम से कितना क्रिया करेगा, तो गुणा 100। तो अब हमें सिंपली 6300 में 78 का भाग देना है। जब मैं 6300 में भाग देता हूँ 78 का, तो आता है 80.79, 769 ग्राम। तो आप इस सवाल में देख सकते हो कि जब 100 ग्राम बेंजीन खर्च हो जाएगी तो लगभग 81 ग्राम HNO3 ही खर्च होगा, इसलिए यहाँ सीमांत कारक तो है बेंजीन, और अतिरिक्त कारक है HNO3। अतिरिक्त कारक है HNO3। सिंपल है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान सा सवाल था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ विशेष परिभाषाओं की बात करेंगे, कुछ नियमों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, सिंपल है। देखो बेटा, हम कुछ नियमों की बात करते हैं। रसायन विज्ञान के मूलभूत नियम।
रसायन विज्ञान के मूलभूत नियम। इनमें सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये नियम लेवासिये ने दिया और इसके अनुसार अभिक्रिया के पहले तथा बाद में यह नियम लेवासिये, लेवाइजर भी बोलते हैं, ने दिया। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। यानी कि रिएक्टेंट का कंप्लीट वेट और प्रोडक्ट का कंप्लीट वेट इक्वल होता है। हम इसे प्रूव करते हैं अभी। मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिया करवाई सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ, AgNO3 react with NaCl एंड कन्वर्ट इन सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा बेटे, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ देखो चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107 होता है, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन, 1 का 16 तो 3 का 48। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो अपने पास में AgCl का आता है 169 ग्राम। ऐसे ही सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अगर इनको जोड़े तो 58.5 आ जाएगा, 58.5 ग्राम। इन दोनों को जोड़ने पर जो कुल द्रव्यमान हमारे को प्राप्त होगा वो होगा 227.5 ग्राम। कुल द्रव्यमान कितना आ रहा है? 227.5 ग्राम। इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान ये है। अगर मैं बात कर लूं इस तरफ, सिल्वर का कितना? 107। सिल्वर का कितना? 107। क्लोरीन का कितना? 35.5। तो दशमलव के बाद का 0.5, 6, 5, 12 का 2, 1 ये हो गया तो 4, 142.5 आया आपके सामने। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14 और ये 48। तो 8 और 4 12 और 3 15 का 5, 5 और 1 6, 6 और 2 6 और 2 8, 85 ग्राम आ गया पूरा। अब देखिए बेटा, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों का सम करोगे, इसका भी और इसका भी, तो दशमलव के बाद में 5 है ही, दशमलव के बाद में 5। अब 5 और 2 7, 8 4 12, 1 और 1 2,
227.5 ग्राम। यही हमारा नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उसके उत्पाद के कुल द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट रूल आता है, वो आता है तत्वों के स्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ प्राउस्ट ने यह नियम दिया। इसके अनुसार आप किसी यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यह नियम बाद में संशोधित भी किया गया था, हम इसकी बात करते हैं। दूसरा नियम आता है बेटा स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। इसके अनुसार यौगिक को, ये नियम है बेटा, यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है। प्राउस्ट ने ये रूल दिया था बेटे, बाद में इसमें संशोधन करना पड़ा, पर पहले प्राउस्ट की बताई हुई बात की बात कर लेते हैं हम, उसके बाद में संशोधन की बात करेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, पीछे बचा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां प्राप्त उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात की अगर मैं बात करूं तो यहां कार्बन कितना है, 1 है, और 1 कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करूं इस विधि से प्राप्त यौगिक में, तो बेटा 2 ऑक्सीजन है, प्रत्येक का भार है 16, तो 12:32, 8 चौक 32 और 4 तिया 12, 3:8 आ गया। मान लो मैंने इस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बजाय कार्बन का दहन किया और कार्बन का दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उत्पाद बनाया, तो 2 अलग अलग विधियों से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात तो ये होगा ना, 3:8। तो ये था इसका नियम, किसका नियम, स्थिर अनुपात का नियम। फिर इस नियम में कमी क्या है, इस नियम का खंडन क्यों हुआ, तो इस नियम के खंडन के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नियम का खंडन इसलिए हुआ बेटा, इसको आप समझना,
एक ही तत्व के एक से अधिक समस्थानिक आइसोटॉप्स होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात भिन्न विधि से प्राप्त किए गए एक ही यौगिक में समान हो। नेसेसरी नहीं है समझना इस बात को कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं। एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका द्रव्यमान 1 है, एक ऐसा जिसका द्रव्यमान 2 है और एक ऐसा जिसका द्रव्यमान 3। ऐसे मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक मिलते हैं, लेकिन उसमें से एक सिर्फ नाभिकीय अभिक्रियाओं में बनता है। एक होता है 6C12, एक होता है 6C13। ये सबसे कम स्थायी है ना, सामान्य नहीं देखने को मिलता, सिर्फ नाभिकीय अभिक्रियाओं में मिलता है। एक 6C14। ऐसे में बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है 8O16 और 8O18। ये रेडियो एक्टिव होता है। तो अब सोचो, हो सकता है कि जो कार्बन आपने लिया वो कार्बन 12 होने के बजाय कार्बन 14 होता, या जो आपने ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन 16 होने के बजाय ऑक्सीजन 18 होता। तो दोनों में अनुपात बदल जाता। इसलिए बेटे इस नियम में ये कमी थी। इस नियम में एक कमी थी, तो इस नियम का संशोधित रूप क्या है, स्थिर अनुपात के नियम का आधुनिक रूप क्या है ना। तो आधुनिक रूप क्या है, अनुपात स्थिर रहता है लेकिन द्रव्यमान का नहीं रहता, संख्या का रहता है। किसका रहता है, संख्या का। तो इसका आधुनिक रूप क्या है, किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या का अनुपात, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखना और भी ज्यादा सही रहेगा। तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बेटे आज की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, कुछ रूल्स पढ़े, तो इन सब को आप अच्छे से याद करें। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंगलवार को सेम टाइम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।